तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सरलीकरण का है। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस अंडर रूट पे होल फिर अंडर रूट 1 प्लस 1 5/4 का सन्निकट मान बोला है, मतलब लगभग कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा है, सन्निकट बोला है तो 4 से ये क्या है 5 बड़ा है तो कितने बार में जा सकता है, एक बार में। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कर देते हैं इसको, 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1.2 के समथिंग, तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, जो होता है 1.44। ठीक है, तो अब देखो ये अंडर रूट 2 का पता चल गया। अब क्या बचा, 1 प्लस 1.44, फिर इस 0.44 को छोड़ दो, इस 1 से इसमें गुणा कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, फिर से अंडर रूट 2 आएगा, तो जो कि कितना होता है 1.44। तो अब देखो इस पॉइंट को अगर जोड़ते तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही आता, इससे कम तो नहीं आ सकता था। अब ऑप्शन में पहले देख लो, तो ये क्या है 0 पॉइंट है, कैंसिल। ये भी क्या है 0.1 है तो इससे छोटा है, ये भी कैंसिल। डी वाला देखोगे तो 0.185, ये भी कैंसिल। अब इससे बड़ा जो है एक ही है, कौन सा, बी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं। तो देखो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहले आपको परिमेय और अपरिमेय पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा इसमें q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये छोटा इंट्रोडक्शन है, बड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या जिसको दशमलव के रूप में पूरी तरह नहीं लिखा जा सकता, वह रिपीटेबल मतलब आवर्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे आवर्ती है तो क्या है, ये परिमेय संख्या, ये भी आवर्ती है 636363, तो ये परिमेय संख्या है, मतलब ये दोनों पूर्ण के रूप में होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इसमें पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल, ये दोनों परिमेय संख्या है। कैसे है, तो देखो 3.333, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10/3। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, ये कैसे पता चला, तो देखो ये 3 है, दशमलव के बाहर है तो इसको प्लस करके हटा देते हैं, और 0.333 ये आवर्ती है। तो इस टाइप की आवर्ती में क्या होता है, सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में 3/9। ठीक है,
तो 3/9 है तो इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा ये 1/3। तो अब इसको 3 तिया 9, 9 और 1 10, भिन्न को हल करते हैं जैसे, तो 10/3। ठीक है, ये निकल गया। तो ये पूर्णांक है दोनों संख्या, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये वाला देखो 5.636363, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 63 को ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 99। तो अब ये जितना कटता है इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 11। तो अब इसको हल करेंगे तो इससे गुणा होगा, 11 पंचे 55, जितना आएगा उसको 7 से जोड़ देंगे। तो 55 और 7, 7 5 12, मतलब 62, 62/11। ठीक है, तो इसको भी पूर्ण के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ पता है तो दोनों सीधा सीधा दिख रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो ये वाला देखते हैं, तो ये 4 है, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसको क्या बोल सकते हैं, √256, यहाँ पे बाहर 4। इसी तरह ये माइनस में है तो 1/√16, बाहर में 4। तो इसका 2 बार अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा ये 4। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 4 × 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, और बाहर में 4 है तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया 4। और इस क्या है ये 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 4 है तो ये 2, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। तो 2 × 4 × ये बटे में है ना, 1/2, 4 × तो ये कट जाएगा कितने, 2 में, तो ये कितना हो गया 2। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं, वैसे तो 3 हो गया, मतलब इसको डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं, पर इसको अभी हल करके हमको देखना है। तो देखो 81 की पावर 1/2 है, इंटू 18 की पावर -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √18, 1 × 1 डिवाइडेड बाय √18। तो ये किसका होता है, 9 का होता है √9, इंटू ये किसका होता है, तो ये किसी का नहीं होता, तो इसको किस में तोड़ते हैं, 2 × 3 × 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या, √2। तो 1/3 √2। तो ये 3 से एक बार में कटेगा, ये 3 × 9, तो ये कितना आएगा 3/√2। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से भिन्न नहीं है। ठीक है, ये √2 का पूरा वैल्यू नहीं आ सकता, दशमलव के फिक्स इसको भिन्न के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा तथा 12 फीट ऊंचा है। ठीक, मतलब इस तरह से 20 फीट है, और जो चौड़ाई है ये है 15 फीट, और ऊंचाई, अच्छा ये चौड़ाई इसको बनाते हैं, ये चौड़ाई है 15 फीट और ये ऊंचाई है 12 फीट। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको क्लासरूम बनाएंगे
इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, इस तरह से ये क्लासरूम दिखेगा। चलो, तो क्लासरूम तो हो गया। और क्या बोला है, 60 मतलब 60 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अंदर 60 छात्र बैठ सकते हैं पूरा इस तरह से। तो यदि एक छात्र को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, तब आवश्यकता से अधिक या कम कितनी हवा उपलब्ध है इस एरिया में, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है 500 क्यूबिक फीट ज़्यादा, 500 क्यूबिक फीट कम, 600 क्यूबिक फीट ज़्यादा, 600 क्यूबिक फीट कम। तो अब इसको क्या निकालने, इसको निकालने के लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसका आयतन निकालेंगे कैसे, तो तीनों का गुणा करना है, 12 × 15। ठीक है, तो 15 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 में 12 का गुणा करें तो 12 तिया 36, तो 3600। मतलब एरिया 3600 का है, तो मतलब इसमें 3600 क्यूबिक फीट हवा आ सकती है। ठीक, तो अब क्या बोला है, 50 घन फीट एक छात्र के लिए है। तो हमें 60 छात्रों के लिए निकालना है। एक छात्र कितनी एयर लेगा, 50 घन फीट मतलब क्यूबिक फीट। तो 60 छात्र कितने लेंगे, 60 का गुणा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 पंचे 30, तो 3000। इसका गुणा करने से 3000 आएगा। अब ये 3000 छात्रों को मतलब 3000 घन फीट 60 छात्रों के लिए ज़रूरत है एयर की। अपने पास टोटल कितना है, 3600, 3600 है और 3000 की ज़रूरत है। तो 600 क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 600 क्यूबिक फीट ज़्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सरलीकरण से इस टाइप का है। 12, पहले पूरे कोष्टक में 12 - 2 × 5 प्लस छोटे कोष्टक में 5/2 - 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा बोर्ड मास वाला है। ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक है, इसका मतलब ऑफ, मतलब कई जगह पे इस टाइप का बिंदी दे दिया रहता है बस। ये है डिवीज़न और ये है मल्टीप्लिकेशन। ये ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट में जो होता है, जैसे अंदर पहले ब्रैकेट ये वाला है तो इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये है एडिशन, अब ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, स्मॉल, जो कोष्टक बड़ा है, सबसे छोटा कोष्टक जो होता है पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और इस 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 3/2। अब कोष्टक हमारा हट गया, प्लस 5 × 2 - 12। तो अब क्या है, छोटे कोष्टक के बाद ऑफ तो नहीं है, तो डिवीज़न है क्या इसमें, तो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखो BODMAS, बोर्ड मास। ठीक, तो ब्रैकेट था, ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। ऑफ अभी नहीं है यहाँ पे,
उसके बाद डिवीज़न था, ये भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3/2। अब इसमें क्या है, एडिशन बोला है और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में आप पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और पहले एडिशन भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, चाहे इसको हल करें या इसको करें। तो पहले हम इसको कर देते हैं। तो देखो 12 में से 10 गया तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 3/2। ठीक है, तो अब इसमें से एक हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं। इसको इस वाले पोर्शन को मैं इतना लिख सकता हूँ, कैसे, देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 ये हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से तोड़ दिया गया है ताकि हमारा सॉल्व जल्दी हो। तो अब ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 प्लस 1/2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 सही 1/2। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और तो ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें, सी। तो जैसे और देखो दूसरे तरीके से अगर ये नहीं आता तो आप सीधा सीधा सिंपल ये तरीका कर सकते हैं, 2 में इसको गुणा करो, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2। अब इस 7 में 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6, बचा कितना 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 सही 1/2, जो हमारा शुरू से करते आ रहे हैं जिस तरीके से वो ये। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1 साल में दूध बेचने से 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसके बाद 1 साल बाद भैंस को 9,000 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। तो देखो क्वेश्चन देखने से ही पहले समझ में आ गया कि खरीदा गया कितने में, 10,000 में। अब 1 साल बाद दूध बेचने से फ़ायदा, दूध बेचने से फ़ायदा कितने का हो गया, 10,000 का। मतलब जितने में ख़रीदा था उतने का फ़ायदा ये हो, मतलब उतने का फ़ायदा ये, मतलब दूध बेच चुका है 1 साल में। ठीक है, तो अभी अब क्या होगा, इसका प्रॉफिट लॉस 0, ना तो प्रॉफिट है अभी ना तो लॉस है। अब क्या किया है इसने, 1 साल बाद 9,000 रुपये में बेच दिया है, मतलब 10,000 का, मतलब 10,000 उसको फ़ायदा होता है। उसके बाद इसने इसे सेल कितने में किया, 9,000 में। ठीक है, तो देखो अब क्या है, अभी उसको कोई कॉस्ट नहीं लगा खरीदने में, समझ लीजिए अब उसका 0 हो चुका है, जितने में ख़रीदा था उतने का ये दूध बेच चुका है। तो अभी जो होगा ये सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो अब या तो इसमें 9% का लाभ होगा या तो 90% का लाभ होगा। तो अब देखो जो हमारा 10,000 है ये क्या है, 100% है जो ख़रीदा गया है। तो 9,000 रुपये हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 90%। तो 90% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका है, इससे थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं। एक और तरीका है, ठीक है, ख़रीदा कितने में, 10,000 में, फ़ायदा कितने का हुआ, 10,000 का दूध बेच के प्लस 9,000 रुपये का भैंस को बेचा। तो टोटल हमारा बेचना कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 19,000 का। ठीक है, टोटल हमारा कॉस्ट सेलिंग का समझ लीजिए 19,000 आया। तो अब इसमें 10,000 को माइनस कर दो,
तो कितना हो गया, हमारी 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ का परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ है, 9,000 रुपये का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, इंटू 100। तो यहाँ से 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना, ये 10 और 9 कितना हो गया, 90। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और मेरे वीडियोस को देखेंगे तो ये तरीके से भी डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के LCM और HCF, मतलब ये लघुत्तम समापवर्त है और ये महत्तम समापवर्त, क्रमशः 30 और 3 है, तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, अक्सर हम क्वेश्चन जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये नहीं जो है वो छूट जाता है और हम गलत आंसर यहाँ पे लगा के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़े कि संभव है कि नहीं है, दोनों चीज़ पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे संभव नहीं है वो पूछा है ना। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो एक फॉर्मूला रहता है कि कोई भी दो संख्या है, दो संख्याओं का जो लस मतलब लघुत्तम समापवर्त और मस महत्तम समापवर्त का गुणनफल जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर x एक संख्या है और y दूसरी संख्या है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है x इंटू वाई बराबर जो हमारा LCM और HCF का गुणनफल है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता, परंतु इनका LCM और HCF का हमें पता है, 30 इंटू 3। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ठीक है, कि हमारी जो ये संख्या होगी, इस संख्या में जो हमारा HCF होगा ये होना ही चाहिए। मतलब HCF हमारा 3 है, तो इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई होना कॉमन है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा HCF है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए x का गुणनफल यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 3 4, ये इसका गुणनफल है, और y का गुणनफल मान लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6 है, मान लिया है ना, ये है नहीं एक्चुअल में, तो दोनों में 3 है। तो इसी तरह से क्योंकि ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो इसी तरह HCF जो है वो दोनों साइड होना ही चाहिए, कंपलसरी रहता है। तो ऐसे में एक सवाल बनाने का एक और तरीका है कि जो हमारा HCF है, ये HCF है, इसको हम डायरेक्ट जो हमारा जो संख्या अभी x y माने है ना, इसको ना मान के हम जो संख्या मानेंगे, एक संख्या हमारा 3x इंटू दूसरा संख्या है जो 3y है, तो ये टोटल पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो बराबर हमारा LCM जो है वो 30 और HCF 3। ठीक है, तो अगर इसको मैं AB कर देता हूँ,
a इंटू बी, तो a बराबर हमारा 3x और b बराबर 3y, क्योंकि HCF हमें पता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 3 से 1 3 तो कैंसिल हो गया। अब ये दूसरा 3 है, इसको काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 10। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर हो गया 10। इस एक क्वेश्चन से आपको मैं ये दो एक्स वाई भी निकालना बता रहा हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस मैं एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर 10 हो गया। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 इंटू 5, या तो x हमारा 2 होगा या तो y हमारा 2 होगा। मतलब 2 इंटू 5 हो सकता है या 5 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो 5 इंटू 2 हमारा मतलब x ये है, तो हमें a बराबर क्या माने थे, 3x। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर जो है 3 इंटू, अगर x को 2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 6, और दूसरा b बराबर क्या माने हैं, 3y। तो b बराबर x बराबर 2 माने हैं तो b बराबर 5 होगा, तो दूसरा 5, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, 3 तो हो ही सकता है, 15 भी हो सकता है, पर ये 10 कभी नहीं हो सकता, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। अगर ये तीनों नहीं आते तब हमें ये देखना होता, तो इसलिए इसका आंसर ये 10 है। 10 नहीं हो सकता, बाकी ये दोनों हो सकते हैं। पर एक्चुअल में अगर आंसर निकालना है तो हमारा एक्चुअल अगर संभव है बोलता तो ये वाला आता। ठीक है, फिक्स आंसर इसका, एक 15 है, दूसरा 6। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि मूलधन आधा कर दिया जाता है, दर दुगना कर दिया जाता है, समय अचर रखा जाता है, तब पुराना एसआई और नए एसआई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये होता है। तो देखो अब पुराना क्या होगा, पुराना एसआई, मूलधन को क्या लिखते हैं, P, दर को R, समय को T बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये PRT बटे 100। ठीक है, तो नया क्या होगा, नया एसआई P को क्या बोला है, आधा कर दिया जाए, R को डबल दुगना, समय को नो चेंज बट्टे 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी सेम PRT बाई 100। अब इसका अनुपात निकाला जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/1। तो कौन सा अनुपात आएगा, 1:1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1 घन फुट मिट्टी का माप 50 kg है। ठीक है, यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 3 फीट गहरा बगीचा को भरना है, तब कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 1 घन फुट के लिए कितना चाहिए, 50 kg। तो हमारे पास कितना घन फुट है, 5 फीट इंटू 4 फीट इंटू 3 फीट, कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 घन फुट हमारे पास जगह है, इसको भरना है। 1 घन फुट में 50, तो 60 घन फुट के लिए कितना होगा, 60 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये 6 पंचे 30,
कितना केजी आएगा ना। अब इसे क्विंटल में चेंज करना है तो 100 किलो का 1 क्विंटल, तो ये 2 शून्य हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 क्विंटल। तो ये हमारा आंसर, ऑप्शन कौन सा है, तो लास्ट डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक संख्या का 60.25% 964 है, तब वो संख्या क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 60.25% बराबर 964 है, तो 100% बराबर क्या होगा, सीधा सीधा यहीं से निकाल देना है। ठीक है, 100% बराबर हो जाएगा 964 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आएंगे 60.25% इंटू 100%, इस 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट से तो परसेंट इजीली कट गया। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं। चलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 शून्य। अब इसका हमें इस पे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में दिख रहा है सीधा सीधा। यहाँ 4 से करेंगे तो ये 4 और 4 दूनी 8 का आएगा, मतलब इसका आके दशमलव आ जाएगा। देखो इसमें 4 का गुणा करता हूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, सिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पे बच्चा 4 और इधर बचा 400, तो 400 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी 1600। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन पेपर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसमें एक शॉर्टकट का इसका तरीका मत ढूंढना, क्योंकि ये एकदम शॉर्टकट ही है, समझ लीजिए सीधा सीधा। तो 1 + 1/2 हमेशा ये क्या होता है, 2 एकम 2 और इससे जोड़ेंगे तो 3, 3/2। ठीक है, तो इतने का वैल्यू हो गया 3/2। अब ये नीचे में है तो यहाँ पे इससे हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3, 2 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे। अब देखो 1 + 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3। ठीक है, तो इतने का वैल्यू अब कितना हो गया 5/3। अब ये 1/5/3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/5। तो इसका क्या होगा 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5। ठीक है, तो इसको निकालने में कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। अगर ये प्रैक्टिस में है तो डायरेक्टली आप बिना हल किए ही ऐसे ही निकाल सकते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है, मतलब प्राइमरी वाला, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब अगली बार हम क्या देखेंगे, इवनिंग वाला, मतलब 6 to 8 वाला जो है वो पेपर देखेंगे 2016 का ही। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक।